महाबलेश्वर नाम के एक गांव में बिट्टू नाम का एक जवान लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। बिट्टू के पिताजी एक ऑटो चलाते थे। वो बहुत गरीब थे, फिर भी बिट्टू को वो अच्छे कॉलेज में शिक्षा लेने भेजते थे। बिट्टू के कॉलेज में उसके काफ़ी दोस्त थे। उनमें से एक दोस्त का नाम रुपेश था। रुपेश और बिट्टू रोज साथ में कॉलेज आते जाते थे। लेकिन रुपेश के पिताजी रूपलाल गांव के एक बड़े व्यापारी थे और उनको रुपयों का बहुत घमंड था। गरीब लोगों से तो वो काफी नफरत करते थे। रुपेश का बिट्टू से दोस्ती रखना रूपलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे रुपेश, तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं, अपने बराबर वालों के साथ ही दोस्ती करो। उस फटीचर में ऐसा क्या है जो उसके साथ ही घूमते रहते हो? पिताजी, वो मेरा दोस्त है और दोस्ती में अमीर गरीब नहीं देखते। आप चाहे कितना भी कहिए, लेकिन मैं उसकी दोस्ती कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसी बातें सुनकर रूपलाल अपने माथे पे हाथ रख देता था और अपने काम पर लग जाता था। लेकिन वो रोज इसी बात की कोशिश करता था कि आखिर रुपेश की दोस्ती बिट्टू से कैसे तोड़ूं। तभी एक दिन रुपेश घर में टीवी पर एक मूवी देखते रहता है जिसमें एक आलीशान स्विमिंग पूल दिखाते हैं। उस स्विमिंग पूल को देखकर रुपेश अपने पिताजी से वैसा ही स्विमिंग पूल बनाने की मांग करता है और रूपलाल भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन रुपेश से वो कहते हैं, देखो रुपेश, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्विमिंग पूल मैं बना कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त पिताजी? तुझे अपने फटीचर दोस्त बिट्टू से अपनी दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। लेकिन पिताजी, बिट्टू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? बदतमीज, अपने बाप को सिखाता है। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो ही तुझे स्विमिंग पूल बनाकर दूंगा, नहीं तो भूल जाओ। ठीक है पिताजी, कल से मैं बिट्टू से नहीं मिलूंगा। दूसरे ही दिन रूपलाल अपने घर एक बड़ा और आलीशान स्विमिंग पूल बनवाते हैं। रुपेश उसमें खूब तैरता भी है। फिर दूसरे दिन वो जब कॉलेज जाता है, अपने सारे दोस्तों को वो घर के स्विमिंग पूल के बारे में बताता है। ये सुनकर बिट्टू के सभी दोस्त बहुत आकर्षित होते हैं। तभी बिट्टू रुपेश से पूछता है, अरे रुपेश, ये स्विमिंग पूल दिखने में कैसा होता है? क्या वो समुंदर के जैसा गहरा होता है या फिर नदी के जैसा लंबा होता है? अरे, लगता है तुम लोगों ने कभी स्विमिंग पूल देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम सभी कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे घर में स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते हैं। रुपेश सभी दोस्तों को अपने घर लेकर जाता है और सभी स्विमिंग पूल में तैरते हैं और बहुत मस्ती मजा करते हैं। तभी रुपेश के पिताजी वहां आते हैं। वो कहते हैं, अरे तुम भिखारी फटीचर लोग यहाँ कैसे आए और मेरे स्विमिंग पूल में तैरने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये क्या खैराती स्विमिंग पूल है जो मुंह उठाकर चले आए तैरने? चलो निकलो बाहर यहाँ से, आज के बाद यहाँ पर कभी मत आना। तुम लोगों की तो झांक कर देखने की भी औकात नहीं है। रुपेश, तुमने तो कहा था कि तुम इस फटीचर बिट्टू से दोस्ती तोड़ दोगे, कहा था कि नहीं? अरे पिताजी, जरा ठीक से याद कीजिए, मैंने क्या कहा था? तुमने कहा था कल से बिट्टू के साथ दोस्ती खत्म, कहा था ना? बोलो। हाँ, वही तो कह रहा हूं मैं, कल से दोस्ती खत्म, आज से नहीं। तो जाइए पिताजी, कल का इंतजार कीजिए। ऐसा बोलकर रुपेश और उसके सारे दोस्त वहां से भाग जाते हैं और बिट्टू के पिताजी के पास आते हैं। बिट्टू के पिताजी के पास एक खराब ऑटो रहता है। उस ऑटो को बिट्टू और उसके दोस्त सुधारते हैं और एक ट्रैक्टर की ट्रॉली को अच्छे से वाटरप्रूफ कराकर उस ऑटो को जोड़ देते हैं और गांव के पास वाली नदी पर जाकर उसमें पानी भरते हैं। और फिर सभी दोस्त ऑटो स्विमिंग पूल में गांव में घूम घूम कर नहाते हैं। उन्हें देखकर गांव के लोग भी दंग रह जाते हैं। गांव में घूमते घूमते अचानक रुपेश के पिताजी रूपलाल उनके ऑटो के सामने आते हैं। रुपेश उनसे कहता है, पिताजी, देखा आपने, मेरे इन गरीब दोस्तों को आपने घर के स्विमिंग पूल को झांक कर देखने के लिए भी मना किया था, लेकिन बिट्टू की करामत देखिए, उसने घूमता हुआ स्विमिंग पूल ही बना डाला और पूरे गांव वालों को दिखा भी रहा है। मुझे माफ कर दो रुपेश, मैंने तुम्हारे दोस्तों को बहुत भला बुरा कहा।
इस तरह बिट्टू और उसके दोस्त रोज ऑटो स्विमिंग पूल में गांव में घूम घूम कर तैरते और दूसरों को तैरने भी देते। वाराणसी नाम के गांव में नारायण नाम का एक आदमी अपनी बीवी पुष्पा और 2 बेटियों के साथ रहता था। नारायण के बड़ी बेटी का नाम अंजना और छोटी बेटी का नाम संजना था। नारायण गांव में छोटा मोटा काम करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। नारायण की बीवी समोसे बनाने में माहिर थी। उसके हाथ के समोसे बहुत स्वादिष्ट बनते थे। वो रात को ही कच्चे समोसे बनाकर रखती थी और सुबह होते ही सबको गर्मा गर्म फ्राई करके नाश्ते में खिलाती थी। इस तरह से उनकी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन बड़ी बेटी की शादी की उम्र निकली जा रही थी, फिर भी उसे कोई लड़का पसंद नहीं करता। फिर एक दिन उसे एक लड़का देखने आता है। जी नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश है और ये मेरा दोस्त अजय। मेरे माँ बाप का पिछले साल ही बुढ़ापे के कारण देहांत हो गया, इसलिए मैं अपने दोस्त को साथ लेकर आया लड़की देखने। अच्छा किया, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में नाश्ते में अंजना समोसे लेकर आती है। समोसे खाते ही प्रकाश समोसे की बहुत तारीफ करता है और लड़की को पसंद कर लेता है। नारायण भी सोचता है कि इतनी कोशिशों के बाद आखिरकार अंजना को किसी ने पसंद तो किया, इसलिए वो बिना कुछ सवाल किए उन दोनों की शादी कर देता है। कुछ दिनों के बाद प्रकाश अंजना को लेकर अपने ससुराल आता है। प्रकाश कहता है, कैसे हो सासू माँ और ससुर जी? काफी दिन हो गए ना। अंजना भी आपकी बहुत याद कर रही थी और मैंने भी सोचा मुझे भी सासू माँ के हाथ के समोसे खाने मिलेंगे इसी बहाने, इसलिए चला आया। लेकिन दामाद जी, आपके काम का कैसे? इतने दिन छुट्टी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अरे नहीं नहीं, काम का क्या है, जब मन हुआ तब जाता हूँ, वरना छुट्टी। इस तरह से प्रकाश भी रोज रोज नए नए खाने का और रुपयों की डिमांड करता है और नारायण भी देते जाते हैं। वो दामाद था, इसलिए दोनों कुछ नहीं बोल पाते। आपके हाथ के समोसे तो वर्ल्ड फेमस है सासू माँ। काश मेरा दोस्त यहाँ होता, उसको भी बताता कि मेरा रिश्ता किस घर में हुआ है। प्रकाश समोसे खाता है और बाहर निकलकर अपना पर्स गुम जाने का नाटक करता है और ससुर जी से रुपए मांगता है। अरे रे ससुर जी, जरा 500 रुपए तो देना, पान खाकर आता हूँ, मेरा पर्स कहीं गुम गया है। नारायण जी दामाद को 500 रुपए देते हैं। तभी पुष्पा कहती है, ये क्या जी, दामाद का तो कुछ अलग ही नाटक दिख रहा है। काम वाम तो कुछ करते नहीं और अब यहाँ आकर हमसे ही बेशर्म जैसे पैसे मांग रहे हैं। ये बात उनकी छोटी बेटी संजना सुन लेती है और सीधा सीधा अपनी दीदी अंजना के पास जाकर कहती है, अरे दीदी, तुम जीजाजी से पूछ लो कि उन्हें कितने रुपए चाहिए। इस तरह से घर में बिठाकर खिलाने पिलाने से कितना रुपया खर्च होगा। और गांव वाले भी अब बातें करने लगे हैं। नारायण गांव के जमींदार के पास जाकर कुछ कर्जा लेता है और दामाद को कहता है, दामाद जी ये लीजिए कुछ रुपए, आपको काम आएंगे। काफी दिन हुए आपको आकर, सोचा इसी बहाने ये रुपए दे दूं। हाँ, सही किया ससुर जी, मुझे कुछ रुपए की तो जरूरत थी ही। कमाल है ससुर जी, कितना ख्याल रखते हैं आप मेरा, इसलिए आपके यहाँ बार बार आने का मन करता है मेरा। सासू माँ, हम निकल जाएंगे, जरा कुछ समोसे पैक करवा दीजिए रास्ते में खाने के लिए। फिर इसी तरह से प्रकाश हर महीने ससुराल आता है और अपनी मनमानी करके कुछ रुपए लेकर चला जाता है। कुछ ही दिनों में दिवाली आती है और प्रकाश अंजना को लेकर फिर ससुराल आता है। प्रकाश कहता है, दिवाली की छुट्टियां लगी, सोचा कुछ दिनों के लिए आपसे मिलकर आऊं। लेकिन आपका काम धाम जीजाजी, आप तो प्राइवेट काम करते हैं, कोई कुछ कहता नहीं इतने दिन छुट्टी लेते तो? अरे नहीं, मेरा काम का मैं खुद मालिक हूँ, जब मन किया तब जाता हूँ। और जिसका ससुर नारायण जैसा हो, उस दामाद को काम करने की क्या जरूरत है। संजना ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और जीजाजी को सबक सिखाने की ठान लेती है। वो गांव के डॉक्टर से मिलकर एक प्लान बनाती है। दूसरे दिन पुष्पा नाश्ते में समोसे बनाती है। संजना चुपके से आकर उसमें जमाल गोटा मिला देती है। समोसा खाने के थोड़ी देर बाद ही प्रकाश की तबीयत खराब होती है। उसे सब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करता है और बोलता है, अरे रे, आपके दामाद को तो बड़ी गंभीर बीमारी हुई है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, सिर्फ एक काम करके ही इससे बचा जा सकता है। कौन सा काम बताइए डॉक्टर साहब, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मरना नहीं है। आपको ससुराल आना छोड़ना पड़ेगा,
यहाँ का वातावरण आपको सूट नहीं कर रहा है और दिन में 8 घंटे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तभी आपको इस बीमारी से राहत मिलेगी। उस दिन के बाद से प्रकाश काम करने लगता है और ससुराल की तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। शशिधर की उड़ान हेलीबस। लक्षद्वीप नाम का एक गांव समुंदर से घिरा एक छोटा सा राज्य था। लक्षद्वीप में शशिधर नाम का एक लड़का रहता है। वो लक्षद्वीप में बस चलाता है और हमेशा कुछ न कुछ प्रयोग करता रहता है। उसके माँ बाप उसकी इस आदत से बड़े परेशान रहते हैं और शशिधर को समझाते रहते हैं। अरे बेटा शशिधर, तुम कब समझोगे? यूं बस चलाकर क्या मिलेगा बेटा? तुम्हारे साथ वाले तुम्हारे दोस्तों को देखो, वो कैसे नौकरी पे लग गए हैं और कैसे पैसा कमा रहे हैं। तुम कब पैसा कमाओगे बेटा? नहीं माँ, मैं नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नौकरी नहीं करना चाहता। मुझे तो गांव के लोगों की भलाई के लिए कुछ करना है और नाम कमाना है। पहले ही गांव में पुराना पुल है, सरकार भी नया पुल कब बनाएगी पता नहीं। ऐसे में हमें ही अपने गांव के बारे में सोचना होगा ना। समझाते समझाते शशिधर के माँ बाप थक जाते हैं, लेकिन शशिधर नहीं सुनता। एक दिन शशिधर अपने पिताजी को कुछ रुपए मांगता है। पिताजी, मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। मेरे पास है लेकिन थोड़े कम है, इसलिए आपसे मांग रहा हूँ। तुझे किस लिए रुपए चाहिए मुझे सब पता है। तुम्हारे फालतू प्रयोगों के लिए मेरे पास रुपए नहीं है, समझे तुम? नहीं नहीं पिताजी, मैं फालतू काम के लिए नहीं, एक जरूरी काम के लिए पैसे मांग रहा हूँ। इससे लोगों का भी कल्याण होगा। अरे पहले तुम खुद का कल्याण करो, बाद में लोगों का सोचना। मेरे पास रुपए नहीं है तुम्हारी फालतू काम के लिए। लाख समझाने पर भी शशिधर नहीं समझता और वो अपनी बस सर्विस देने के काम करता ही रहता है। वो दिन रात मेहनत करता है। तभी एक दिन गांव में कुछ सरकारी लोग लाउड स्पीकर में न्यूज अनाउंस करते हैं। सुनो सुनो गांव वालों, आपके गांव में एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, इसलिए सरकार ने आप लोगों को गांव जल्दी खाली करने के लिए कहा है। कृपया करके आप लोग गांव को छोड़कर उचित स्थान पर आश्रय ले लीजिए। अनाउंस करके वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ गांव के लोग हमेशा की तरह बातें करते हैं। अरे ये सब फालतू बातें हैं। हर साल की तरह ये सरकारी लोग बता कर जाते हैं कि तूफान आने वाला है, लेकिन कोई तूफान नहीं आता। और हाँ, सही कहा, पिछले साल भी लोग बता कर गए और इनकी बातों में आकर कुछ लोग गांव छोड़कर सरकार ने बताई जगह पर जाकर रहने भी लगे। लेकिन तूफान तो आया नहीं, लेकिन वो लोग ही वापस आ गए गांव में। ये सुनकर शशिधर लोगों की बेवकूफी पर चिंतित होता है, लेकिन वो चुप नहीं बैठता। अपनी बस को लेकर वो गैराज में जाता है और एक खराब हेलीकॉप्टर का फैन एक बस के सामने और एक पीछे लगाता है और एक छोटा फैन बस के पीछे वाली कांच निकल कर लगा देता है। रात होती है और बड़े जोर से गांव में तूफान आता है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती है। उसी में गांव का एक अकेला पुल भी टूटकर पानी में डूब जाता है। सारे लोग डर जाते हैं। गांव में बहुत सारे लोग फंसे होते हैं। तभी शशिधर वहां आता है और वो कहता है, देखिए आप घबराइए मत, मेरे पास एक बस है जिसमें हम सारे लोग समा सकते हैं और हमारी जान बच सकती है। आप लोग धीरज रखिए, मैं अभी वो बस लेकर आता हूँ। ये सुनकर उनमें से एक आदमी कहता है, अरे शशिधर, पहले ही गांव का पुल टूट गया है, गांव से बाहर निकलेंगे कैसे? क्या तुम हमें उस टूटे हुए पुल से लेकर जाओगे? अरे जाओ जाओ, हमें मरने का कोई शौक नहीं है, हमें नहीं आना तुम्हारी बस में। नहीं नहीं, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी बस लेकर आता हूँ। तभी गांव वालों को एक बस उड़ती हुई दिखती है। गांव का एक आदमी कहता है, अरे वो देखो आसमान में, शायद सरकार ने हमें बचाने के लिए ही इसे भेजा है। शशिधर धीरे धीरे अपनी उड़ने वाली हेली बस को जमीन पर उतारता है। ये देखकर सारे गांव के लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो हमारा शशिधर है, चलो साथियों जल्दी से हेली बस में बैठो। शशिधर जल्दी से गांव के लोगों को हेली बस में बिठाता है और उन्हें लेकर हेली बस से उड़कर समुद्र पार करवाता है और सुरक्षित जगह पर उतार देता है। सब लोग खुशी से चिल्लाते हैं। ये खबर सरकारी लोगों को पता चल जाती है
और दूसरे दिन सरकारी लोग शशिधर को सुरक्षा पुरस्कार देते हैं।